हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी की ब्रांच के लिए इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। सेकंड पेपर पर फिलहाल हम हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे के टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कुछ 3-4 टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो मैं थोड़ा सा फेवरिश कंडीशन में बना रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आज मैं बहुत सारे टॉपिक्स ले पाऊँ, पर कोशिश ये रहेगी कि आपकी क्लास मिस ना हो। तो मेडिसिन लेके जो भी जितना भी पोर्शन मैं अभी कवर कर पा रही हूँ आपका, वो मैं करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के अब शुरुआत करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, कई बार आया है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिया है। तो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड होता क्या है? एक ऐसा एटीट्यूड या एक ऐसा माइंडसेट जिसमें पर्सन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलती है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसको जोड़ सकते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ना भी पूछी जाए, और अगर 6 मार्कर में भी आ जाए तो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप क्या जोड़ेंगे? टॉपिक के बारे में तो आपको बताना ही है, कोई थ्योरी तो है नहीं इस पर जो हमको थ्योरी मेंशन करनी हो। तो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड रेफर्स टू अ माइंडसेट और अप्रोच कैरेक्टराइज्ड बाय थिंकिंग इन जनरल, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल टर्म्स रादर देन इन कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक वंस। जैसे किसी रूल बाय रूल, वर्ड बाय वर्ड बात ना करके चीजों को अंडरस्टैंड कर पाना, जनरलाइजेशन कर पाना, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में तो पढ़ेंगे ही हम, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पीपल विद इन एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड टेंड टू फोकस ऑन ब्रॉड आइडियाज, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज। कोई भी सिचुएशन में वर्ड टू वर्ड ना चल के या उसकी एक लाइन और लेंथ के बाहर भी चीजों को सोच पाना कि किन चीजों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं टू मेक इट सिंपल, टू अंडरस्टैंड दैट, या फिर उसको किसी भी कंटेंट की फॉर्म में डिलीवर करने में किसी भी वे में, तो वहां पर जो एटीट्यूड हमारा दिखता है वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। दिस एटीट्यूड इज लिंक्ड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग where individual emphasize understanding the underlying concepts or the big picture, sometimes at the expense of tangible day to day realities। किसी भी सिचुएशन की ब्रॉडर पिक्चर को समझ पाना, उसके हिडन मीनिंग को समझ पाना, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड के, तो सबसे पहले आती है कंसेप्चुअल थिंकिंग। यहाँ पर जिस भी थॉट की बात हो रही है उसका कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट कॉन्सेप्ट कोई भी चीज लाके जोड़ दी। जैसे एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा दिया है कि जो लोग हैं दे माइट थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस रादर देन अ स्पेसिफिक लीगल केस। अब जस्टिस केवल लीगल केस में नहीं होगा, जस्टिस एक इस तरह से समझ पाना कि जस्टिस इज जस्टिस, वो और भी सिचुएशन में किस तरह से हो सकता है, या उसका यूज और कहाँ पर हो सकता है, या कौन सी जो बात है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, इस तरीके से समझ पाना। यानी हम उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर उसका यूज तो हम सिचुएशन के हिसाब से कर ही सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। इंडिविजुअल विद एन एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, पैटर्न और थ्योरीज रादर देन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स। उस बात का जो डिटेल है उस पर फिक्स ना होकर उसमें हम किन चीजों को इंक्लूड करके उसको इजी बना सकते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में आता है। जनरलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलती है ऐसे लोगों में जिनके अंदर ये एटीट्यूड होता है, एबिलिटी टू जनरलाइज फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू ब्रॉडर कैटेगरीज और आइडियाज। जैसे सीइंग अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड एक्सट्रापोलेटिंग टू इट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्ट्यूरिज्म। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया है। जनरलाइजेशन तो बहुत तरीकों से होता है और बहुत सारी जगहों पर होता है, जिससे कि उनको हम सिंपलर बना सके अपने लिए। और ये बड़ा जरूरी भी है कि जब हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर उसका जनरलाइजेशन करने से चीजें हमारे लिए ही आसान होती हैं, क्योंकि अगर कोई हमें एक थ्योरी बनाकर बताकर चला गया है पहले, तो वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, तो उन चीजों को जनरलाइज करना हमें आना चाहिए। तो जनरलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। देन कम्स हाइपोथेटिकल रीजनिंग। हाइपोथेटिकल रीजनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है या क्यों इसका नाम यहाँ पे आ रहा है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स ऑफ्टन एंगेज इन व्हाट इफ सिनेरियोज, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज दैट आर नॉट नेसेसरीली टाइड टू करंट रियलिटीज। कि ऐसा भी हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में हाइपोथेसिस बनाना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है टेस्ट करने पर सिचुएशन में आगे चलकर वो हाइपोथेसिस हमारी ट्रू हो जाए। तो एक टाइप का रिसर्च माइंड भी होता है जहां पे हाइपोथेटिकल मॉडल्स और थ्योरीज को भी टेस्ट किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इनके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड वाले लोग होते हैं इनके अंदर सिंबल्स का यूज करना, मेटाफर्स का यूज करना, एनालॉजीज का यूज करना अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जो हम कहते हैं ना कि हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क यूज करने की जो टेंडेंसी होती है, स्मार्ट वर्क करने की जो टेंडेंसी होती है, वो भी इनके अंदर देखने को मिलती है। यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब फिजिकल फिनोमिना और यूजिंग मेटाफर्स इन लिटरेचर। इस तरीके से अगर अपनी बातों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे पाना भी
जरूरी होता है। जैसे कोई आपको टीचर कभी किसी बात को, कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पिक्चर ड्रॉ करनी शुरू कर दी, कॉन्सेप्ट्स को आपके माइंड में पिक्चर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है वो पिक्चर उस कॉन्सेप्ट की हो या उसका कोई डायग्राम हो, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपके माइंड में स्कीमास बनाने के लिए करने लगे, तब हम कहते हैं focus on relationships and patterns. Individual with this mindset look for connections, relationships or patterns among disparate pieces of information. They might see how economic trends relate to social change, for instance. दो unrelated चीजों को relate करके भी कोई नया रिलेशनशिप बिल्ड करने की टेंडेंसी भी इस एटीट्यूड में देखने को मिलती है। ओपननेस टू एम्बिग्यूटी. Abstract thinkers are typically more comfortable with ambiguity and uncertainty as they are not tied to concentrate definite answers. मतलब कोई अनक्लियर पिक्चर अगर इनके पास है तो उसमें से भी किसी सिचुएशन को निकाल देने की जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है, कह सकते हैं कैपेसिटी है, वो इनके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से ऐसा कर पाते हैं। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ऑफ कोर्स ये एक कैरेक्टरिस्टिक की तरह है, पॉजिटिव चीज है, इनके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, ये इनोवेट भी करते हैं, डिस्कवरी का भी जो है मोड ऑन रहता है इनका, जिसकी वजह से इन नए चीजों को लेकर आ सकते हैं। Detachment from immediate context. Abstract thinkers may distance themselves from the immediate practical implication of a situation to focus on broader implication of theoretical aspects. मतलब किसी एक सिचुएशन से कुछ हमें ऑब्टेन हुआ तो उतने पे स्टिक नहीं रहना है, उनको हमेशा अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करने में वो बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कह सकते हैं कि वो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से डिटैचमेंट फील कर सकते हैं। पर ये बात नेगेटिव सेंस में नहीं है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव लग रहा होगा कि उनको देखकर भले ही लगेगा कि वो डिटैच्ड या इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन वो एक काम को, जब उन्हें लगता है कि वो एक काम को कर सकते हैं तो वो उन्हें लग रहा है कि वो उसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उस एक काम को वो दूसरे के हवाले करके दूसरे बड़े काम पर खुद लग जाते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर हमें इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से डिटैचमेंट देखने को मिलता है। बहुत ही डीपली एनालिसिस करते हैं चीजों का, क्यों हुई कोई चीज, क्या कैसे हुई, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप हो सकता है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बहुत ही डिटेलिंग करने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है। और थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करना, किसी भी ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन को कंसीडर करना, कोई हाइपोथेसिस फॉर्म करना, इनकी थिंकिंग में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। एप्लीकेशन और लिमिटेशंस की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड्स आर क्रूशियल इन फील्ड्स रिक्वायरिंग इनोवेशन, रिसर्च, आर्ट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इन फील्ड्स में इनकी जरूरत होती है, ऐसे ही लोग कर पाते हैं। दे ऑल्सो एसेंशियल फॉर फिलोसफिकल इंक्वायरी एंड थ्योरेटिकल साइंसेज। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि जब बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को करना होता है या उसमें कोई ऐसा पर्सन एसोसिएट हो रहा होता है जो उससे अफेक्ट हो सकता है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी लिमिटेशन बन जाती है कि खुद तक ही बात रहे, तब तो ये सिर्फ प्रॉफिट की बात है, लेकिन अगर कोई दूसरा भी उसमें लिंक हो रहा है तो वो लिमिटेशन की फॉर्म हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर समराइज करें तो एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस और कॉन्सेप्ट्स, पैटर्न्स एंड पॉसिबिलिटीज, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड डीप एनालिसिस। इसके बहुत सारे स्ट्रेंथ भी हैं, बहुत सारे कुछ वीकनेसेस भी देखने को मिलते हैं, बट कुल मिला के अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड वाला पर्सन हमें लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में विन करता हुआ ही नजर आता है। इजी था टॉपिक। अच्छा, अब आपके सामने दो टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करेंगे, एक तो रोडशैंक ब्लॉट टेस्ट में और एक और टेस्ट में बात करेंगे टीएटी में, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आप वैसे तो ये टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर अलग से 6 मार्कर में क्वेश्चन आए हैं, ये 10 मार्कर में नहीं आए हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर रोडशैंक ब्लॉट टेस्ट में अगर 10 मार्कर में ये टॉपिक्स जुड़कर आ जाएं कि रोडशैंक ब्लॉट टेस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्कोरिंग कैसे होती है, और अगर ये जुड़ के आ जाएं तो भी आप इस कंटेंट का यूज वहां पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पता ही है, ऑफकोर्स पढ़ चुके हैं आप, तो पता तो है ही, अब अगर मगर क्या लगाना, मैंने खुद ही पढ़ाया है आपको, तो आप रोडशैंक ब्लॉट टेस्ट पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे स्कोरिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होता है, तो उस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में वहां जिक्र तो हुआ था, लेकिन आपसे एग्जामिनेशन में अलग से अगर ये 6 मार्कर में पूछ लिया जाता है तो ये टॉपिक यहाँ पे, अगले दो टॉपिक आपको पहले ये दिखेंगे, उसके बाद की बात करेंगे। तो क्या है टेस्ट, मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा कुछ हमें यहाँ पे डिटेल करना है। आपको पता है कि एम्बिगियस इंक ब्लॉट इमेजेस होती हैं जिनका यूज किया जाता है, टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब आप जानते हैं। ये एक अनकॉन्शियस थॉट्स को बाहर निकालने की प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। और जब इसकी रिलायबिलिटी और बात आती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की, तो रोडशैंक टेस्ट में ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिलायबिलिटी पे पहले आते हैं, एक एक करके आएंगे, एक एक पैराग्राफ में ही है, और कुछ है नहीं, दो पैराग्राफ है टोटल सब कुछ मिला के। Reliability refers to the consistency of results when the test is administered multiple times or by different examiners। तो ये reliability होती है कि जब हम किसी भी टेस्ट को मल्टीपल टाइम अप्लाई करें, लेकिन टेस्ट रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट आए, सेम आए, चाहे वो डिफरेंट एग्जामिनर्स ने ही क्यों ना एग्जीक्यूट किया हो। मतलब एक बार आपने एग्जीक्यूट किया, एक बार मैंने एग्जीक्यूट किया, लेकिन जिस पर किया उसका रिजल्ट जो है हमारे पास सेम आया,
द रोरशा टेस्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स लो इंटर रेटर रिलायबिलिटी। यहाँ पर इसको इस चीज के लिए क्रिटिसिज्म मिला है। मैंने जब जिक्र किया था तो आपको बताया भी था, पर अगर आपको ध्यान उतना नहीं है क्योंकि उतना डिटेलिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था आगे मुझे इसे पढ़ाना है आपको, तो जो टेस्ट है वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी में लो हो जाता है। यानी कि वेरिएबिलिटी बिटवीन डिफरेंट क्लिनिशियंस इंटरप्रिटेशंस, मतलब दो क्लिनिशियंस ने जब इसकी रिलायबिलिटी, जब इसके स्कोर्स निकाले तो वहां पर वो चीज नहीं आई जो रिलायबिलिटी में आनी चाहिए थी, जिसको हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। मतलब एक ही टेस्ट के अंदर दो रेटर हो गए, एक मैं और एक आप, तो हम लोगों के बीच में जो, मतलब हमारी वजह से जो, हमारी वजह से तो नहीं, मतलब हमने जब इसको टेस्ट को किया, जो रिजल्ट्स निकल कर आए दोनों के, उनमें वेरिएशन देखने को मिल गया, तो रिलायबिलिटी में यहाँ पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी लो हो गई। As the test relies heavily on subjective judgment, however, when administered by trained professional using standardized scoring system like the Exner comprehensive system, reliability can improve. जब नेचर, हमारी सब्जेक्टिविटी का उस पर इफेक्ट आएगा तब हमें वहां पे लो देखने को मिलेगी, लेकिन अगर जो हमारे पास प्रोफेशनल इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं तब यहाँ पे, या फिर एक्सनर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम का यूज करके किया। ये क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, इट्स मोर लाइक एन आंसर की, जिसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन आयर जो है वो सॉल्व तो नहीं करना है, स्कोरिंग करनी है। स्टडीज शो मॉडरेट टू हाई रिलायबिलिटी फॉर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स सच एज स्कोरिंग फॉर कंटेंट एंड फॉर्म रिस्पॉन्सेज, बट वेरिएबिलिटी रिमेन्स फॉर लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरप्रिटेशन। तो कुल मिला के रिलायबिलिटी हाई नहीं होती है रोरशा टेस्ट की, ये बात निकल कर आ रही है, तो इसको आपको लिख कर आना होगा एग्जाम में जब पूछा जाएगा। फिर आती है बात कि अब इसकी वैलिडिटी कैसी रहती है। वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, कितना अच्छे से मेजर कर पाता है। द रोरशा टेस्ट हैज शोन मॉडरेट वैलिडिटी इन प्रिडिक्टिंग सर्टेन साइकोलॉजिकल कंडीशंस। जब सिजोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को असेस किया गया पर्सन में, तो उस हिसाब से जो वैलिडिटी आई वो मॉडरेट आई, मतलब वो भी हाई नहीं आई। particularly when used alongside other diagnostic tools. However, its construct validity, यानी कि जब ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर करने के लिए जिस डिग्री तक इसे यूज किया गया, हैज बीन क्वेश्चन एज रिजल्ट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द क्लिनिशियंस एक्सपीरियंस एंड द क्लाइंट्स करंट इमोशनल स्टेट। दोनों की वजह से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पर इफेक्ट आया, राइट। तो वैलिडिटी भी इसकी हाई नहीं होती है और रिलायबिलिटी भी इसकी हाई नहीं होती है, ये आपको रोरशा टेस्ट में पता चल गया। ओके, वैसे तो हमें बहुत सारे इसके बारे में चीजें पता चलती हैं, लेकिन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी लिमिटेशंस को दिखाता है, लिमिटेशंस क्रिएट करता है। आ जाते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टीएटी, जिसको मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। ये जो इसकी जब टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात आती है, तो आइए इसमें क्या चीजें होती है देखते हैं। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, आपको पता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट, यानी जब टेस्ट को बार बार रिकंडक्ट किया जा रहा है तो कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। The TAT is often criticized for its low inter-rater reliability. यहाँ पर भी वही सेम चीज है बिल्कुल, इसीलिए एक साथ रखा है यहाँ पे मैंने टॉपिक्स को, क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव नेचर है उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज स्कोरिंग सिस्टम, यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑपरेशनलाइज्ड साइकोडायनेमिक डायग्नोस्टिक, ओपीडी जिसे कहते हैं, तो इसकी रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, लेकिन फिर भी इसकी रिलायबिलिटी हाई नहीं होती है, तो रिलायबिलिटी टीएटी की भी लो रहती है। इसी तरीके से वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी, अगेन वही चीज हम लिखेंगे, एक अपने आंसर को प्रेजेंट करने के लिए एक आध लाइन तो एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। द टीएटी हैज मॉडरेट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन असेसिंग अंडरलाइंग इमोशंस, मोटिवेशन एंड इंटरपर्सनल डायनामिक्स. It has been shown to provide valuable insights into personality traits and emotional states, particularly when assessing internal conflicts or unresolved issues. तो जो इसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर remains weaker compared to other standardized assessment. तो अगेन टीएटी की भी जो हमें वैलिडिटी देखने को मिलती है वो लो रहती है, हाई नहीं होती है। तो दोनों की ही रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हाई नहीं जाएगी। आपको अपने आंसर में इस चीज को मेंशन करना होगा अपने वर्ड्स के साथ में, अपने प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के साथ में। अब एक टॉपिक और कर लिया जाए, पर मुझे थोड़ा सा ब्रेक की रिक्वायरमेंट फील हो रही है, थोड़ा सा तबीयत की वजह से। तो WAIS इसको करेंगे, एक टॉपिक एटलीस्ट होना चाहिए आज, नहीं तो हमारे वीडियोस भी फिर पूरे नहीं हो पाएंगे, ये भी तो ध्यान रखना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे क्विक ब्रेक के बाद। ऑलराइट, लेट मी कम बैक टू द क्लास, जिसमें हम वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की बात करेंगे। ये इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए है और अडल्ट के लिए है, तो इसीलिए इसका नाम है वेशलर, और वेशलर ने दिया था इसलिए वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल ये बन जाता है। काफी ज्यादा यूज होता है इंटेलिजेंस टेस्ट अडल्ट के लिए। डेविड वेशलर ने 1997 में इसको क्रिएट किया था। इससे हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग फाइंड आउट कर पाते हैं 18 से 89 ईयर्स के लोगों की।
ये जो एज गैप है आपको अलग अलग दिख सकता है, कहीं पर आपको 21 से 70 भी दिख सकता है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक रेंज लिख रहे हैं तो रेंज तो कैसे भी चलेगी। WAIS 3 measures a range of cognitive abilities and provides an overall estimate of a person's intellectual quotient IQ। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस टेस्ट में होता क्या है। IQ तो हम ऑफ कोर्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। 14 सब टेस्ट होते हैं इसके अंदर, जो कि 4 प्राइमरी इंडाइसेस में डिवाइड किए गए हैं। पहला है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे अगेन आपको याद रखना ही रखना है और जरूर याद रखिएगा। मैं तो कह रही हूँ लिख लिख कर पॉइंटर्स बना के माइंड में रखिएगा, एग्जाम में लिख कर आइएगा। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स VCI, जिसमें वर्बल रीजनिंग, वोकैब और हम आइडियाज को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके सब टेस्ट कौन कौन से हैं? एक तो वोकैबलरी है, जिसमें वर्ड्स को डिफाइन करता है पर्सन। सिमिलैरिटीज है कि कोई भी दो सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट कैसे सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन आंसरिंग जनरल नॉलेज क्वेश्चन, यानी क्या नॉलेज है, नॉलेज कंटेंट क्या है, वो यहाँ से फाइंड आउट होती है। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन इंडेक्स एक कैटेगरी हो गई, एक इंडाइसिस हो गया, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आ सकता है आप खुद ही सोचिए। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड्स की नॉलेज होना, वर्ड्स को डिफाइन कर पाने की कैपेसिटी होना, उनमें सिमिलैरिटी या डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर पाना, और उनकी उस टॉपिक्स पर क्या नॉलेज है कोर कंटेंट की, वो इसके अंदर आता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में। फिर आता है परसेप्चुअल रीजनिंग में। परसेप्चुअल रीजनिंग इंडेक्स दूसरा इंडाइसिस है, जिसके अंदर हमें 3 सब टेस्ट देखने को मिलते हैं। ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग एंड विजुअल पजल्स। ब्लॉक डिजाइन में क्या होगा? रिप्रोड्यूसिंग डिजाइंस यूजिंग कलर्ड ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक्स की हेल्प से डिजाइनिंग कर देना। तो कैसे डिजाइनिंग बना पाता है, इससे उसकी रीजनिंग का, परसेप्शन का पता चलता है। मैट्रिक्स रीजनिंग, कोई भी विजुअल स्टिमुलाई या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाना, कोई पैटर्न दिया है तो आइडेंटिफाई कर पाना कि वो सीरीज आगे क्या चलेगी, या फिर कोई ऐसी पजल्स जो विजुअली है जिसको आपको बनाना है। जैसे किसी का फेस है, तो एक बहुत छोटा एग्जांपल ले रही हूँ वैसे तो, किसी का फेस है, उसके ब्लॉक्स की फॉर्म में उसको अलग अलग करा हुआ है कार्ड्स की फॉर्म में, तो उन्हें कलेक्ट करके उस फेस को कंप्लीट कर पाना। तो परसेप्शन अगर माइंड में क्लियर होगा तभी वो रीजनिंग वो कर पाएगा। तो ये जो 3 टेस्ट हैं इसके अंदर आते हैं। फिर वर्किंग मेमोरी इंडेक्स WMI, इसमें किसी भी बात को, किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो पता करते हैं, जिसमें डिजिट स्पैन आता है, यानी नंबर सीक्वेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिपीट कर पाना। ये इससे पता चलता है कि मेमोरी कितनी शार्प है। अरिथमेटिक, यानी कोई भी प्रॉब्लम को मेंटली सॉल्व कर लेना, माइंड में, पेपर पे नहीं, माइंड में सॉल्व करके बता पाना। तो वो तभी होगा जब आपको याद रहेगा कि हाँ ये डिजिट मैंने इसमें जोड़ी थी, इसमें माइनस किया था, ये सब्ट्रैक्ट किया था, तभी याद रह पाएगा। तो वर्किंग को, मेमोरी को इसमें चेक करते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कितना एक्यूरेटली कोई पर्सन, कितना क्विकली प्रोसेस कर पा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग को चेक करते हैं। सिंबल सर्च और कोडिंग, इसके अंदर 2 आते हैं। आइडेंटिफाइंग सिंबल्स इन अ लिमिटेड टास्क, टाइम्ड टास्क, एंड मैचिंग नंबर्स विद सिंबल्स अंडर टाइम कॉन्स्टेंट्स। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आती है। 2 टेस्ट हो जाते हैं जिसमें पर्सन किसी भी सिंबल को आइडेंटिफाई कर पाता है टाइम लिमिट के अंदर, और कोडिंग में मैच कर पाता है कि जो नंबर है, सिंबल्स हैं, वो कैसे मैच हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग की बात करें तो ये जो टेस्ट है, दिस इज एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं, ग्रुप में नहीं करते हैं। हर पर्सन के साथ ये 60 to 90 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि सब टेस्ट को कंडक्ट करने में, कराने में टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है। फिर उनके स्कोर्स, हर सब टेस्ट के स्कोर को सेपरेटली चेक किया जाता है, क्योंकि बाद में हमें ये पता चल पाता है कि पर्सन इस मेमोरी पे हाई है या वोकैब में लो है, कैसे है, तो अलग अलग पता करने की वजह से करते हैं। लेकिन एक फुल स्केल IQ निकलता है जब हम उनके स्कोर्स को कंबाइन करते हैं, 4 इंडाइसिस को, जिसकी हेल्प से हमें जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का पता चल पाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? क्लिनिकल असेसमेंट में हो सकता है, जाहिर सी बात है, किसी भी इम्पेयरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट में होता है, अडल्ट्स के लिए होता है। मगर एजुकेशनल सेटिंग्स में होता है, जहां पर हम किसी भी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगेन अडल्ट्स पर ही यूज होगा। रिसर्च में भी यूज होता है कि कैसे साइकोलॉजिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्टडीज की हेल्प से हम इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को मेजर कर सकते हैं। तो WAIS जो है कॉम्प्रिहेंसिव और वाइडली यूज टूल है, जो अडल्ट इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करने में, उसके IQ लेवल को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें भी कुछ टेस्ट के बारे में बात होगी, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे। आज का वीडियो बस यहीं तक था, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।